सभी का स्वागत है केमिस्ट्री बाई रामनिवास सोयुवाल सर यूट्यूब चैनल पर। और हम अध्ययन कर रहे थे 12th साइंस की रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 का, यानी सॉल्यूशन का। इससे पहले हमारा जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया था और इस सॉल्यूशन चैप्टर की हमारी 8 क्लासें कंप्लीट हो गई थी। यानी आज अपन अध्ययन करेंगे पार्ट 9 का, यानी भाग 9 का। देखो, अपन पढ़ रहे थे विलयनों के अणुसंख्य गुणधर्म और हमने जस्ट पहले वाले वीडियो में अणुसंख्यक गुणधर्म का अध्ययन किया था। वो अणुसंख्यक गुणधर्म था कवथनांक में उन्नयन। यानी अपन ऐसे कह सकते हैं कि हमने 2 प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्मों का अध्ययन कर लिया था। पहला था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा था कवथनांक में उन्नयन, जिसका अध्ययन हम जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में अध्ययन किया था। यानी आज हमारा अणुसंख्यक गुणधर्म रहेगा हिमांक में अवनमन। यानी अपन कह सकते हैं तीसरा अणुसंख्यक गुणधर्म है हमारा हिमांक में अवनमन। यानी अपन कह सकते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो लगातार मेरे साथ आप बने रहिए। हम अध्ययन कर रहे हैं अणुसंख्यक गुणधर्मों का और आज की क्लास में हमारा तीसरा अणुसंख्यक गुणधर्म रहेगा, जिसका हम डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। देखो, हिमांक में अवनमन, यानी अवनमन का मतलब होता है कमी होना। हिमांक में कमी, इसका सीधा सा मतलब ये है। हम देखते हैं हिमांक क्या होता है। पहले हम चर्चा करते हैं हिमांक की, या हिमांक बिंदु कह सकते हैं, यानी फ्रीजिंग पॉइंट। देखो, अपन ऐसे कह सकते हैं कि ठोस और द्रव्य जिस ताप पर साम्य अवस्था में रहते हैं वह ताप ठोस के लिए तो होता है गलनांक और द्रव्य के लिए होता है हिमांक। यानी अपन कह सकते हैं कि वह ताप जिस पर ठोस व द्रव्य एक दूसरे के साम्य में रहते हैं वह ताप ठोस के लिए गलनांक बिंदु कहलाता है और द्रव्य के लिए हिमांक बिंदु कहलाता है। यह अपन ऐसे कह सकते हैं कि वह ताप जिस पर द्रव्य का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है उसे हम हिमांक कहते हैं या हिमांक बिंदु कहते हैं। यानी हम इसको परिभाषित ऐसे कर सकते हैं कि वह ताप जिस पर द्रव्य का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। द्रव्य का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, हिमांक कहलाता है या हिमांक बिंदु कहलाता है। हिमांक कहलाता है। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। क्या कहा हमने कहा कि वह ताप जिस पर द्रव्य का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है हिमांक कहलाता है। अब हम देखते हैं हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। देखो आप इसको ध्यान से, अपन कह सकते हैं कि जब शुद्ध द्रव्य विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो बनने वाले विलयन का हिमांक, क्या कहा मैंने, जब शुद्ध द्रव्य विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो बनने वाले विलयन का हिमांक शुद्ध द्रव्य विलायक के हिमांक से कम हो जाता है और हिमांक में होने वाली इस कमी को ही हिमांक में अवनमन कहते हैं। देखो क्या कहा हमने कहा जब शुद्ध द्रव्य विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है
मिलाया जाता है तो बनने वाले विलयन का हिमांक और इसको मैं लिख रहा हूं TF से। किससे? TF से। हिमांक शुद्ध द्रव्य विलायक के हिमांक और इसको मैं लिख रहा हूं TF नोट से कम हो जाता है, हिमांक में होने वाली इस कमी को ही हिमांक में अवनमन कहते हैं। हिमांक में अवनमन कहते हैं। देखो क्या कहा हमने कहा कि जब शुद्ध द्रव्य विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो बनने वाले विलयन का हिमांक शुद्ध द्रव्य विलायक के हिमांक से कम हो जाता है। हिमांक में होने वाली इस कमी को ही हिमांक में अवनमन कहते हैं। देखो सीधा सा मतलब ये है कि जब शुद्ध द्रव्य विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाएंगे तो जो विलयन बनेगा वो विलयन कम ताप पर ही जम जाएगा। इसका मतलब ये है, यानी उसका जो हिमांक है वो शुद्ध द्रव्य विलायक के हिमांक से घटे जाता है, कमी हो जाती है। और इस कमी को ही हमने क्या कहा? हिमांक में अवनमन। यानी अपन एक सिंपल वे में कह सकते हैं कि हिमांक में अवनमन और इसको हम लिखेंगे डेल TF। क्या लिखेंगे? डेल TF इक्वल क्या होगा? TF माइनस TF नोट। देखो हमने क्या लिखा? हमने लिखा हिमांक में अवनमन यानी डेल TF इक्वल TF। TF क्या है? शुद्ध देखो ये है TF नोट, क्योंकि शुद्ध द्रव्य विलायक का हिमांक विलयन से क्या है? अधिक है। तो डेल TF नोट माइनस TF क्या है? बनने वाले विलयन का हिमांक जो शुद्ध द्रव्य विलायक के हिमांक से कम हो जाता है। इसलिए यानी अधिक में से कम को हम घटाएंगे, सीधा सा मतलब ये है। और यहाँ पर जो शुद्ध द्रव्य विलायक है उसका हिमांक विलयन से अधिक है। तो हिमांक में अवनमन डेल TF इक्वल क्या लिखा? TF नोट माइनस TF। ये एक साधारण फॉर्मूला हिमांक में अवनमन का। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हिमांक में अवनमन का कारण क्या है। देखो हिमांक में अवनमन का कारण, देखो इसको और समझो आप कि इसके हिमांक में कमी क्यों हुई। देखो हम ऐसे कह सकते हैं कि जब हमने शुद्ध द्रव्य विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया तो जो विलयन बना, यानी अपन कह सकते हैं कि शुद्ध द्रव्य विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाने पर बनने वाले विलयन के वाष्प दाब में कमी होती है। और ये हमें ऑलरेडी मालूम है। अब वाष्प दाब में कमी हो गई और हमें उस विलयन का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर करना है। इसका मतलब उसका ताप हमें घटाना पड़ेगा, ताप में कमी करनी पड़ेगी, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि उसे और ज़्यादा ठंडा करना पड़ेगा। तो जिसकी वजह से उसका हिमांक शुद्ध द्रव्य विलायक के हिमांक से
कम हो जाता है। इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। एक बार वापस से मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि जब शुद्ध द्रव्य विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो बनने वाले विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, और अब इस विलयन के वाष्प दाब को ठोस के वाष्प दाब के बराबर करने के लिए हमें उसके तापमान में कमी करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उसके हिमांक में कमी हो जाती है। तो ये इसका कारण था। अब देखो, अब हम हिमांक में अवनमन को आरेख से समझेंगे। तो अब हम आरेख बना रहे हैं, ध्यान से आप समझना। हिमांक में अवनमन को हम आरेख की सहायता से डिटेल में समझेंगे। और जो आरेख है वो आरेख बनेगा वाष्प दाब व तापमान के मध्य, वाष्प दाब और तापमान के मध्य। तो अपन कह सकते हैं कि हिमांक में अवनमन को निम्न आरेख के द्वारा समझाया जा सकता है। अब देखना आप आरेख, मैं आरेख बना रहा हूं यहां पे। देखो, इधर तो रहेगा वाष्प दाब, क्या रहेगा? वाष्प दाब। इधर रहेगा तापमान, क्या रहेगा? तापमान। अब देखो, मैं कोई आरेख बना रहा हूं, ये लो, ये आरेख मैंने बनाया है ठोस विलायक के लिए, ठोस विलायक का ये आरेख है। अब देखो, इस आरेख में यानी अपन कह सकते हैं कि जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे वैसे वैसे वाष्प दाब बढ़ेगा, ठीक है ना? और किसका आरेख है? ठोस विलायक का। अब देखो, मैं ले रहा हूं यहां पे कोई द्रव्य विलायक, क्या ले रहा हूं? द्रव्य विलायक। अब देखो, इस द्रव्य विलायक के ताप में मैं कमी करूंगा, ताप में कमी करूंगा तो वाष्प दाब भी घटेगा, और यानी मैं ताप में कमी करूंगा तो यहां पर आके ये अपन कह सकते हैं कि इस ठोस विलायक के साथ क्या आ गया? साम्य में आ गया। ये अपन ऐसे कह सकते हैं कि यहां पर द्रव्य विलायक और ठोस विलायक का वाष्प दाब बराबर हो गया, ठीक है। अब ये जो तापमान है, ये तापमान कहलाएगा शुद्ध द्रव्य विलायक का हिमांक। क्या कहलाएगा? शुद्ध द्रव्य विलायक का हिमांक, जिसको हम TF0 से व्यक्त करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब मैं इसी तापमान पर इस शुद्ध द्रव्य विलायक में कोई अवाष्पशील विलय मिलाकर क्या बनाऊंगा? विलयन। विलयन। अब देखो, आप अब समझने की बात अब आ रही है। सेम ताप है, अब मुझे इस विलयन का वाष्प दाब इस ठोस विलायक के बराबर करना है, तो बात सीधी सी तापमान में कमी करनी पड़ेगी। और तापमान में कमी करूंगा मैं तो ये लो, यानी यहां पर आके इस विलयन का वाष्प दाब इस ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। भाई तापमान घटा और घटते घटते यहां पर आ गया, और इस बिंदु पर ये जो ताप है ये इस विलयन का हिमांक कहलाता है, जिसको हम लिखेंगे TF से। क्या लिखेंगे? TF से। अब देखो, यहां पर जो वाष्प दाब था इस द्रव्य विलायक का, क्योंकि इस बिंदु पर द्रव्य विलायक और ठोस विलायक का वाष्प दाब बराबर हो गया, यानी हम इसको मान सकते हैं P0A। क्या मान सकते हैं? P0A। और ये है विलयन, यानी हमने इसमें कोई अवाष्पशील विलय मिलाकर क्या बना लिया? विलयन। तो ये रहेगा विलयन का वाष्प दाब, जिसको हम P मान सकते हैं। बात सीधी सी ये है कि इस बिंदु पे तो ठोस विलायक और द्रव्य विलायक का वाष्प दाब बराबर हो गया। फिर हमने क्या लिया? विलयन। ताप घटाया तो यहाँ पर आके इस ठोस विलायक और विलयन का वाष्प दाब बराबर हो गया, लेकिन ताप में क्या हो गई? कमी। इसको हमने क्या कहा? TF। यानी ये TF विलयन का हिमांक है और ये TF0 शुद्ध द्रव्य विलायक का हिमांक बिंदु है। तो ये एक आरेख हमने बनाया है।
अब देखो, यानी ये आरेख तो है द्रव विलय का, और ये आरेख है, यानी इसको आप दे दो ए बी और इसको दे दो आप सी और डी। कोई दिक्कत नहीं है आरेख में। आरेख से हमारे सामने ये कारण भी निकल के आ गया कि इसके हिमांक में कमी क्यों हुई, क्योंकि ताप अपन घटाएंगे तब जाके इस विलयन का वाष्प दाब इस ठोस विलय के वाष्प दाब के बराबर होता है। तो देखो तापमान में क्या होगी, कमी होगी, इसका मतलब हिमांक घट गया यहाँ पे। अब देखो वही बात, अपन इसको क्या कह सकते हैं, इसको अपन कह सकते हैं डेल टी एफ, और ये क्या है, देखो ये डेल पी नहीं है क्या, बताओ, पी ए नोट माइनस पी, ये है डेल पी। अब देखो इस आरेख को देखने से हमें एक चीज़ स्पष्ट दिखाई दे रही है, यानी अपन कह सकते हैं कि वाष्प दाब में अवनमन जितना ज़्यादा होगा हिमांक में अवनमन भी उतना ही अधिक होगा। क्या कह सकते हैं अपन कह सकते हैं ओवरऑल कि वाष्प दाब में अवनमन जितना ज़्यादा होगा हिमांक में अवनमन भी उतना ही ज़्यादा होगा। यानी अपन कह सकते हैं कि हिमांक में अवनमन वाष्प दाब में अवनमन के समानुपाती होता है। अपन कह सकते हैं, देखो समझना आप ध्यान से, अपन कह सकते हैं कि हिमांक में अवनमन वाष्प दाब में अवनमन के समानुपाती होता है। यानी अपन कह सकते हैं कि जो डेल टी एफ है वो समानुपाती है डेल पी के। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डेल टी एफ क्या है, हिमांक में अवनमन, डेल पी क्या है, वाष्प दाब में अवनमन। हिमांक में अवनमन वाष्प दाब में अवनमन के समानुपाती होता है। चूँकि हमें पता है डेल पी अपॉन पी नोट ए इक्वल टू होता है अक्स बी, और यहाँ से मैं डेल पी बराबर लिख सकता हूँ पी नोट ए अक्स बी, और इसको मैं समीकरण 2 कह दूँ। देखो हमने ये सूत्र कवथनांक में उन्नयन में भी पढ़ा था, वहाँ पर भी हमने देखा था, ठीक है ना, तो कोई नई बात नहीं है यहाँ पे। अब देखो मैं लिख सकता हूँ समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ डेल टी एफ समानुपाती पी नोट ए अक्स बी, और इस समानुपाती के चिन्ह को मैं हटाऊंगा तो क्या आएगा, के पी नोट ए अक्स बी। इसको मैं समीकरण 3 दे दूं, और यहाँ पे जो के आया है वो आया है समानुपाती स्थिरांक। क्या आया है, समानुपाती स्थिरांक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। वापस से मैं आपको बता रहा हूँ, हमने आरेख से क्या कहा कि हिमांक में अवनमन वाष्प दाब में अवनमन के समानुपाती होता है। यानी वाष्प दाब में अवनमन जितना ज़्यादा होगा हिमांक में अवनमन भी उतना ही अधिक होगा। तो हमने क्या लिखा, डेल टी एफ समानुपाती डेल पी, फिर हमने सूत्र लगाया डेल पी अपॉन पी नोट ए इक्वल टू होता है अक्स बी के। यहाँ से हमने डेल पी इक्वल टू क्या लिखा, पी नोट ए अक्स बी। इसको समीकरण 1 का, इसको समीकरण 2 का, फिर समीकरण 1 व 2 से, यानी डेल पी के स्थान पे हमने क्या रखा, पी नोट ए अक्स बी। तो डेल टी एफ समानुपाती पी नोट ए अक्स बी, फिर समानुपाती के चिन्ह को हटाया तो क्या आया, डेल टी एफ बराबर के पी नोट ए अक्स बी, जिसको हमने समीकरण 3 का, और ये के क्या है, समानुपाती स्थिरांक। अब देखो, अब मैं इस आरेख को हटा रहा हूँ, आपने आरेख बना लिया होगा, ठीक है ना। तो ये लो, मैं आरेख को हटा रहा हूँ अब। अब देखो समीकरण 3 में क्या है, अक्स बी है, यानी विलय की मोल भिन्न है। अक्स बी क्या है, विलय की मोल भिन्न, और हमें पता है अक्स बी बराबर क्या होता है, अक्स बी बराबर होता है एन बी अपॉन
Na प्लस Nb। भाई विलय की मोल भिन्न बराबर क्या होता है? विलय के मोलों की संख्या अपॉन कुल मोलों की संख्या। अतः यानी इसको मैं समीकरण 4 दे दूं और फिर कह दूं समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से देखो, यानी मैं अक्स बी के स्थान पे क्या रखूंगा? Nb अपॉन Na प्लस Nb। तो क्या आएगा? मेरे पास आएगा डेल टी एफ इक्वल टू के पी नोट ए, और अब लिख दूं मैं Nb अपॉन Na प्लस Nb। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। इसको मैं समीकरण 5 कह दूं, समीकरण 5। अब देखो, अब लगाएंगे हम कंडीशन। क्या लगाएंगे? चूंकि तनु विलीनों के लिए, तनु विलीनों के लिए देखो याद करो, हमने अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ने से पहले पढ़ा था कि विलीन तनु होना चाहिए, विलीन तनु होगा, कुछ शर्तें हमने पढ़ी थी, तब जाके हमारे जो अणुसंख्यक गुणधर्म हैं उनके सामान्य मान प्राप्त होंगे। तो तनु विलीनों के लिए क्या होगा? यानी जो Nb है ये वेरी लेसर देन होगा Na से। इसका मतलब Na प्लस Nb इक्वल टू होगा Na के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? इसको मैं समीकरण 6 दे दूँ, फिर मैं कह दूँ समीकरण 5 व 6 से, समीकरण 5 व 6 से देखो क्या करूँगा मैं। हमने लगाई कंडीशन, चूँकि तनु विलीनों के लिए Nb का मान बहुत ही कम है, किससे? Na से। इसका मतलब क्या हुआ कि Na प्लस Nb ये लगभग बराबर हो जाएगा Na के, ठीक है? इसका मतलब इसके स्थान पे मैं आप क्या रखूँगा? Na। यानी हमारे पास आएगा डेल टी एफ के पी नोट ए और Nb अपॉन Na। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। और इसको मैं समीकरण 7 दे दूं। अब देखो Nb अपॉन Na, यानी ये तो क्या है? ये तो विलय के मोल है, और ये क्या है? विलय के मोल। यानी अपन कह सकते हैं चूंकि Nb बराबर तो क्या होता है? Wb अपॉन Mb, और Na बराबर क्या होता है? Wa अपॉन Ma, ठीक है ना? अब मैं क्या कह सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ अतः समीकरण 7 से, अतः समीकरण 7 से देखो ये रही, यानी इस समीकरण 7 में मैं Nb के स्थान पर रखूँगा Wb अपॉन Mb और Na के स्थान पर रखूँगा Wa अपॉन Ma। तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा डेल टी एफ के पी नोट ए, Nb है ना? Nb का मान क्या है? Wb अपॉन Mb। अब देखो नीचे क्या है? Na का मान क्या है? Wa अपॉन Ma। यहाँ मान रखूँगा तो नीचे वाली राशि ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली राशि नीचे आ जाएगी। यानी मैं रख सकता हूँ यहाँ पे Ma और अपॉन नीचे क्या आ जाएगा? Wa, और इसको मैं समीकरण 8 दे दूँ, समीकरण 8। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखो मैं इधर वाले को हटा रहा हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ। अब देखते हैं, देखो समीकरण 7 में जो, सॉरी 8 में, समीकरण 8 में के समानुपाती स्थिरांक है, पी नोट ए शुद्ध विलय का वाष्प दाब है और Ma विलय का अणुभार है। यानी ये स्थिरांक राशियाँ हैं, अपन कह सकते हैं स्थिरांक राशियाँ हैं। तो इन तीनों की जगह हम एक नया स्थिरांक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक नया स्थिरांक। यानी अपन कह सकते हैं K इंटू पी नोट ए इंटू Ma। ये तीनों स्थिरांक राशियाँ हैं, इन तीनों की जगह हम एक नया स्थिरांक रखेंगे जिसको हम K डैश कहेंगे। तो चूंकि
K इंटू पी नोट A इंटू एम ए बराबर K डैश। इसको मैं दे दूँ समीकरण 9 और फिर मैं कह दूँ समीकरण 8 व 9 से देखो क्या आएगा, डेल टी एफ इक्वल टू, अब देखो K इंटू पी नोट A इंटू एम ए, यहाँ पर तो क्या जाएगा K डैश और बच क्या गया, बच गया हमारे पास डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये लो, इसको मैं समीकरण 10 दे दूं। अब देखो जो K डैश है ये क्या है, ये आया है अवनमन स्थिरांक। हम इसे क्या कहेंगे, हम इसे कहेंगे अवनमन स्थिरांक। K डैश क्या है, अवनमन स्थिरांक। अब देखो इस समीकरण 10 में हम लगाएंगे कंडीशन, क्या लगाएंगे, यदि डब्ल्यू बी अपॉन एम बी बराबर तो क्या हो 1 मोल, क्या हो 1 मोल, और डब्ल्यू ए क्या है विलय का द्रव्यमान, ये हो 1 ग्राम, 1 ग्राम। अतः समीकरण 10 से, अतः समीकरण 10 से देखो क्या आएगा, इस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी के स्थान पे 1 मोल, डब्ल्यू ए बराबर 1 ग्राम, तो हम कह सकते हैं ओवरऑल हमारे पास क्या आएगा, डेल टी एफ इक्वल टू K डैश, और इसको मैं समीकरण 11 दे दूं। अब देखो इस समीकरण 11 से हम जो K डैश है, K डैश, इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 1 मोल अवाष्पशील विलय को 1 ग्राम विलायक में घोलने पर विलयन का हिमांक में अवनमन ही अवनमन स्थिरांक कहलाता है। देखो मैं लिख रहा हूँ परिभाषा को, इसको मैं हटा रहा हूँ। हम समीकरण 11 से अवनमन स्थिरांक को परिभाषित कर सकते हैं। यानी अपन कह सकते हैं अवनमन स्थिरांक, अवनमन स्थिरांक जिसको हमने K डैश कहा है, की परिभाषा, की परिभाषा अवनमन स्थिरांक K डैश की परिभाषा क्या कह सकते हैं, 1 मोल अवाष्पशील विलय को, अवाष्पशील विलय को 1 ग्राम विलायक, 1 ग्राम विलायक में घोलने पर विलयन का हिमांक में अवनमन ही, हिमांक में अवनमन ही अवनमन स्थिरांक कहलाता है। अवनमन स्थिरांक कहलाता है। देखो क्या कहा, 1 मोल अवाष्पशील विलय को 1 ग्राम विलायक में घोलने पर विलयन का हिमांक में अवनमन ही अवनमन स्थिरांक कहलाता है। यानी डेल टी एफ इक्वल टू K डैश। समीकरण 11 से हमने इसको परिभाषित कर दिया। अब देखो हम कह सकते हैं कि प्रायोगिक रूप से ऐसा संभव नहीं है, यानी प्रायोगिक रूप से हम 1 मोल विलय को 1 ग्राम विलायक में नहीं घोल सकते। तो इसका मतलब हमें जो विलायक का द्रव्यमान है वो हमें 1000 ग्राम लेना पड़ेगा। यानी हम कह सकते हैं
WB अपॉन MB, ये तो अपन 1 मोल लेंगे, 1 मोल। और जो WA है ये हम कहेंगे 1000 ग्राम लेने पर, 1000 ग्राम लेने पर। अब देखो क्या आएगा, यानी अपन कह सकते हैं कि WB अपॉन MB, ये तो हम लेंगे 1 मोल और WA लेंगे 1000 ग्राम, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि समीकरण 10 से, अतः समीकरण 10 से क्या कह सकते हैं कि जो डेल्टी एफ, अब देखो यहाँ पर 1 और नीचे 1000, यानी क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा K डैश अपॉन 1000। कब आया, जब हमने WB अपॉन MB तो क्या लिया 1 मोल और WA क्या लिया 1000 ग्राम, इन मानों को इसमें रखा तो डेल्टी एफ इक्वल टू K डैश अपॉन 1000, यानी हम इसको समीकरण 11 कह सकते हैं। अब देखो चूंकि K डैश अपॉन 1000 इक्वल टू होता है KF, क्या होता है KF, और यहाँ से मैं जो K डैश है इसके बराबर लिख सकता हूँ 1000 इंटू KF। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसको मैं समीकरण 12 कह सकता हूँ। क्या लिखा हमने, चूंकि K डैश अपॉन 1000 इक्वल टू KF, ठीक है, और यहाँ से हमने K डैश इक्वल टू क्या लिखा 1000 इंटू KF, ठीक है। अब देखो ये KF क्या है, ये KF आया है मोलल अवनमन स्थिरांक। इनको मैं हटा रहा हूँ, देखो इनको मैं हटा रहा हूँ। अब देखो आप, यानी अपन कह सकते हैं कि KF बराबर क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक, या तो हम इसे कह सकते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक, या इसको अपन कह सकते हैं हिमांक मिति स्थिरांक, हिमांक मिति स्थिरांक, हिमांक मिति स्थिरांक। अब देखो समीकरण 12 व समीकरण 10 से देखो हम कह सकते हैं समीकरण 12 व 10 से, देखो जहाँ पर K डैश है वहाँ पे मैं रखूँगा 1000 इंटू KF, तो क्या आएगा, हमारे पास आएगा डेल टी एफ इक्वल क्या आएगा, देखो KF इंटू WB अपॉन MB इंटू WA और इंटू 1000। अरे भाई K डैश के स्थान पे क्या रखा है 1000 इंटू KF, तो ये रहा KF और ये रहा 1000, बाकी क्या है WB अपॉन MB इंटू WA, ठीक है ना। देखो इसको मैं दे दूं समीकरण कितनी 13, ये समीकरण 13। अब देखो इस समीकरण 13 में देखो आप, चूंकि WB अपॉन MB इंटू WA और इंटू 1000, ये सूत्र किसका होता है, ये सूत्र होता है मोललता का। अरे भाई विलय की ग्रामों में मात्रा बट्टे विलय का अणुभार इंटू विलय का द्रव्यमान और इंटू 1000 लगा हुआ, इसका मतलब विलय का द्रव्यमान ग्रामों में है, ठीक है ना। यानी ये मोललता का सूत्र है, किसका, मोललता, स्मॉल m है, तो इसका मतलब इसके स्थान पे मैं क्या रख सकता हूँ, m रख सकता हूँ। यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा डेल टी एफ इक्वल टू KF इंटू स्मॉल m, यानी मोललता, मोललता। इसको मैं समीकरण 14 दे दूं, इसको अपन
ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो मैं इनको हटा रहा हूँ। मोललता का सूत्र हमने पढ़ रखा है, मोललता, इसको हम स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। देखो अपन लिख सकते हैं डेल टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू मोललता, मोललता। देखो हमने कवथनांक में उन्नयन में भी देखा था, वहाँ पे क्या आया था, वहाँ पे आया था डेल टी बी बराबर के बी इंटू मोललता। यानी इस समीकरण 14 से अपन ये कह सकते हैं कि जो डेल टी एफ का मान है यानी हिमांक में अवनमन, वह विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, इसीलिए यह एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। अब देखो, अब मैं लूँगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी बराबर 1 मोल, ठीक है ना, 1 मोल। और जो डब्ल्यू ए है ये हमने लिया था 1000 ग्राम, क्या लिया था, 1000 ग्राम, ठीक है ना। अब इस मान को अपन रखेंगे समीकरण 13 में, किस में रखेंगे, समीकरण 13 में। तो अपन कह सकते हैं अतः समीकरण 13 से, देखो ये समीकरण 13 ही तो है, समीकरण 13 से देखो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी के स्थान पे 1 मोल और जो डब्ल्यू ए है उसके स्थान पे क्या रखेंगे, 1000। तो देखो क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा डेल टी एफ इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन 1000। भाई इसका मान तो 1 है ही, 1 है, और डब्ल्यू ए 1000 ग्राम में, ऊपर 1000 है, तो 1000 से 1000 कैंसिल, यानी डेल टी एफ इक्वल टू के एफ है, के एफ, यहाँ पर भी क्या है, के एफ, ठीक है। क्या आ गया, इसको मैं समीकरण 15 दे दूँ, यानी हमने क्या किया, ये जो मान है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी बराबर 1 मोल, डब्ल्यू ए बराबर 1000 ग्राम, ये हमने समीकरण 13 में पुट किया, तो हमारे पास क्या आ गया, डेल टी एफ बराबर के एफ। यानी इस समीकरण 15 से हम जो मोलल अवनमन स्थिरांक है उसको हम परिभाषित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि 1 मोल विलय पदार्थ को या 1 मोल अवाष्पशील विलय को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर विलयन का हिमांक में अवनमन ही मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाता है। हम इसको यहाँ से परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो इस के एफ की इकाई भी आप ध्यान में रखोगे, कई बार डायरेक्ट के एफ की इकाई पूछ लेते हैं, तो के एफ की इकाई वही होती है, देखो याद करो हमने जो के बी की इकाई लिखी थी, क्या लिखी थी, केल्विन किलोग्राम पर मोल, तो इस के एफ की इकाई को भी आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। यानी यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अब हम इस सूत्र से, यानी जो समीकरण 13 है, इस सूत्र से हम विलय के अणुभार की गणना कर सकते हैं, या अपन ऐसा कर सकते हैं कि अवाष्पशील विलय के अणुभार ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कर सकते हैं। तो अब हम क्या कहेंगे, अब हम कहेंगे अवाष्पशील विलय के अणुभार की गणना। क्या कहेंगे, देखो ये सूत्र आप याद रखोगे, क्या कहेंगे, हम कहेंगे अवाष्पशील विलय के अणुभार की
गणना, के अणुभार की गणना। देखो समीकरण 13 से अपन सूत्र बनाएंगे, तो मैं लिख सकता हूँ समीकरण 13 से, समीकरण 13 से। अब देखो पहले मैं समीकरण 13 लिख रहा हूँ। समीकरण 13 क्या थी? डेल टी एफ बराबर के एफ इंटू डब्लू बी अपॉन एम बी इंटू डब्लू ए और इंटू 1000। ये हमारे पास समीकरण 13 थी। अब देखो ये रहा विलय का अणुभार, यानी हम सूत्र भी व्युत्पन्न कर सकते हैं एम बी बराबर के एफ इंटू डब्लू बी इंटू 1000 अपॉन डेल टी एफ और इंटू डब्लू ए। ये हमारे पास अवाष्पशील विलय का अणुभार ज्ञात करने का सूत्र आ गया, जिसको मैं समीकरण 16 दे दूं। यानी इसमें कौन कौन सी राशि हैं वो अपन देखते हैं। देखो इस सूत्र में यानी एम बी बराबर क्या आया? के एफ इंटू डब्लू बी इंटू 1000 अपॉन डेल टी एफ इंटू डब्लू ए। यानी अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एम बी है ये तो क्या है? अवाष्पशील विलय का अणुभार, अवाष्पशील विलय का अणुभार। फिर के एफ क्या है? मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक। फिर डब्लू बी क्या है? विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान। फिर क्या है? 1000 है ही। डेल टी एफ हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। और डब्लू ए क्या है? विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। तो हम इस सूत्र से अवाष्पशील विलय पदार्थ का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। इस सूत्र को आप ध्यान में रखोगे, ठीक है ना? तो देखो अब एक संबंध है किसमें? मोलल अवनमन स्थिरांक और हिमांक की गुप्त ऊष्मा में। वो संबंध और अपन देख लेते हैं। इसको मैं हटा रहा हूं, ये लो। संबंध अपन देखेंगे मोलल अवनमन स्थिरांक और हिमांक की गुप्त ऊष्मा में। तो अब अपन हेडिंग बनाएंगे मोलल अवनमन स्थिरांक व हिमांक की गुप्त ऊष्मा में संबंध। देखो हमने कवथनांक उन्नयन में भी संबंध देखा था। वहाँ पर हमने संबंध देखा था किसमें? मोलल उन्नयन स्थिरांक यानी केबी व वाष्पन की गुप्त ऊष्मा में संबंध। और यहाँ पे अपन संबंध देखेंगे किसमें? मोलल अवनमन स्थिरांक व हिमांक की गुप्त ऊष्मा में संबंध। यानी अब हमारी हेडिंग क्या रहेगी? हमारी हेडिंग रहेगी मोलल अवनमन, मोलल अवनमन स्थिरांक यानी के एफ व हिमांक की गुप्त ऊष्मा, हिमांक की गुप्त ऊष्मा यानी एलएफ में संबंध, में संबंध। देखते हैं इनमें क्या संबंध होता है। देखो ये संबंध दिया था वॉन थॉप नामक वैज्ञानिक ने। किसने दिया था? वॉन थॉप नामक वैज्ञानिक ने। संबंध क्या है वो देखो आप। संबंध ये है के एफ इक्वल टू आर
TF² अपॉन 1000 इंटू LF। क्या कहा मैंने? KF इक्वल टू RTF² अपॉन 1000 इंटू LF। अब देखो LF क्या है? LF है लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग, यानी अपन कह सकते हैं हिमांक की गुप्त उष्मा, ठीक है। अब देखो LF बराबर क्या होता है, यानी अपन लिख सकते हैं चूंकि LF बराबर क्या होता है? डेल HF अपॉन M। अब इस LF का मान अपन इसमें रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा KF इक्वल टू RTF²। M नीचे है तो M ऊपर आ जाएगा, अपॉन 1000 इंटू डेल HF। तो ये हमारे पास संबंध आ गया किसमें? मोलल अवनमन स्थिरांक व हिमांक की गुप्त उष्मा में संबंध। देखो इसमें क्या क्या है? KF तो क्या है? मोलल अवनमन स्थिरांक। R क्या है? R है गैस स्थिरांक। फिर TF अपन कहेंगे विलायक का हिमांक। क्या कहेंगे? विलायक का हिमांक। फिर M क्या है? विलायक का अणुभार। क्या है? विलायक का अणुभार। और फिर है डेल HF। अपन इसको कह सकते हैं हिमांक की एंथैल्पी बोल दो या हिमांक की गुप्त उष्मा बोल दो। हिमांक की एंथैल्पी या हिमांक की गुप्त उष्मा। तो देखो हमने मोलल अवनमन स्थिरांक व हिमांक की गुप्त उष्मा LF में संबंध देख लिया। क्या बताया मैंने आपको? मैंने बताया कि ये जो संबंध है ये दिया था वॉन होफ नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है ना। क्या देखा हमने? KF इक्वल टू RTF² अपॉन 1000 इंटू LF। LF क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग, यानी हिमांक की गुप्त उष्मा। फिर हमने LF बराबर क्या देखा? डेल HF अपॉन M। इस LF के मान को हमने यहाँ रखा तो हमारे पास क्या सूत्र आया? KF बराबर RTF² M अपॉन 1000 इंटू डेल HF। इसमें KF तो क्या है? इसमें KF तो है मोलल अवनमन स्थिरांक, R क्या है? गैस स्थिरांक, TF क्या है? विलायक का हिमांक या विलायक का हिमांक बिंदु, M क्या है? विलायक का अणुभार, और डेल HF क्या है? हिमांक की गुप्त उष्मा, या अपन कह सकते हैं हिमांक की एंथैल्पी। तो देखो आज की क्लास में हमने क्या देखा? आज की क्लास में हमने जो हमारा तीसरा अणुसंख्य गुणधर्म है हिमांक में अवनमन, उसका हमने डिटेल से अध्ययन किया। हिमांक किसे कहते हैं? हिमांक में अवनमन का कारण क्या है? फिर हमने आरेख की सहायता से हिमांक में अवनमन को डिटेल से अध्ययन किया और हमने अवाष्पशील विलय के अणुभार ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न किया, और हमने अंत में मोलल अवनमन स्थिरांक व हिमांक की गुप्त उष्मा में संबंध भी देखा। तो अपन कह सकते हैं कि हमारे 3 अणुसंख्यक गुणधर्म कंप्लीट हो गए। अब जो हमारा चौथा अणुसंख्यक गुणधर्म है परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका अध्ययन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी अपन कह सकते हैं पार्ट 10 में। तो आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।